नमस्कार, मैं हूँ आलोक मेहता। एडिटर साइड में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर साइड देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुँच सके और उनकी राय, उनके कमेंट्स, आपकी राय, आपके कमेंट्स भी बराबर हमको मिलते रहें। भारत में पार्टियों की कोई कमी है नहीं, इससे बड़ा लोकतंत्र दुनिया में कोई है नहीं है। और हर बार हर चुनाव के पहले, चाहे वो राष्ट्रपति के चुनाव से लेकर के पंचायत चुनाव तक, चुनाव चूंकि होते रहते हैं तो एक से एक उम्मीदवार भी जोरदार दिखते हैं। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा, आज़ादी के बाद से अब तक ऐसा नहीं कि आज भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह की सरकार है। सवाल यह है कि प्रारंभ से ही भारत की राजनीति को प्रभावित करने के लिए विदेशी ताकतें किस तरह से काम करती रही, किन राजनीतिक दलों के नाम पर, लोगों के नाम पर सहायता करती रही, ये रिकॉर्ड है। भारत सरकार के रिकॉर्ड में है, CIA के रिकॉर्ड में है, KGB के रिकॉर्ड में है, मोसाद के रिकॉर्ड में है। भारत विरोधी चीन हो या पाकिस्तान, उनके पास भी कुछ तो सूचनाएं होंगी ही जो गतिविधियां हैं, क्योंकि CIA से तो उनका भी कनेक्शन रहा है, उन पर भी सबकी निगाह रहती है। ISI भी बहुत ही खतरनाक एजेंसी रही है और चाइना तो बहुत ही गुपचुप काम करता है। ये सवाल क्यों उठा रहा हूँ? भारत में चुनाव के बाद एकदम कोई सा कैसा सा मौका आया जिससे कोई नई चीज, ऐसी विवाद खड़ी हो और लगे कि बड़े पैमाने पर करोड़ों लोग उसके साथ हैं। ये ठीक है, जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट हुआ, संतोष की बात थी। आम आदमी पार्टी जिस तरह से रातों रात, मतलब कहना चाहिए अन्ना आंदोलन से उपजी थी, तो एक आंदोलन और एक भ्रष्टाचार के खिलाफ 10 साल के, या कांग्रेस शासन के खिलाफ एक बड़ी लहर सी आई और उसके बाद आम आदमी पार्टी को भी दिल्ली में लाभ मिला और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को भी लाभ मिला। सवाल यह है कि इस समय अचानक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जी के एक छोटे से, मतलब वैसे तो बड़ा ही तीखा वक्तव्य है, बाद में उन्होंने उसको स्पष्ट भी कर दिया, लेकिन फिर भी उसमें से एक शब्द उठा लिया, कांकरोच। इनके लिए जो बेरोजगार, ऐसे लोग जो धोखाधड़ी करके, डिग्री लेकर के कहीं डॉक्टर बन जाए, अदालत चले जाए, शिक्षक बन जाए, क्या करें, उनका संदर्भ ये था जो खुद जस्टिस सूर्यकांत ने कहा। और उनको तो माना जाना चाहिए भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है कि वो वक्तव्य की तरह से था, उसको इंटरप्रेट कोई भी कर सकता है और जितना समझेगा, भारत जैसे जैसे कह सकते हैं हमारे यहाँ उतना तो विकास अभी नहीं हुआ है, विकसित दिशा में है। और इसीलिए विकसित दिशा, भारत विकसित न हो, भारत में समस्याएं हो, भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश या वेनेजुएला या कहीं दूसरे ऐसे देशों की तरह ईरान में कोई हंगामा कराना है तो संतोष वहाँ पैदा करना है, कि चीन में पैदा करना है, कि कहीं चीन वालों को लगता है अमेरिका में करना है, कि यूरोप में, लंदन में दंगे कराना है। ये जो षड्यंत्र अंतर्राष्ट्रीय कई परस्पर विरोधी ताकतें करती हैं, भारत उससे अछूता तो है नहीं। और इसलिए जस्टिस सूर्यकांत ने जो काकरोच शब्द का इस्तेमाल किया कि ये लोग काकरोच तरह है, जो काकरोचों की धीरे धीरे उसकी गंदगी भी होती है, वो कहाँ घुस करके आपकी किताबों को नष्ट कर सकता है, वो आपकी कुछ और ज्ञान को नष्ट कर सकता है, वो आपके खाने को जहरीला बना सकता है। तो उनका यही कहना है, समाज में इस तरह के लोग, अब उस पर काकरोच जनता पार्टी को बनाया अमेरिका में। फिर से ध्यान दीजिए, यदि आपने मेरे पहले कार्यक्रम देखे हो या पिछले, जब आम आदमी पार्टी आई थी तब से लेकर के उसके पहले धरना आंदोलन के समय में भी जो मैं कहता था कि आम आदमी पार्टी बनी भी नहीं, उसके पहले ही अरविंद केजरीवाल जी की वेबसाइट, जो खुद अरविंद केजरीवाल ने ZTV के मेकअप रूम में, मैं आज भी तारीख तो मुझे नोट करके रखा नहीं, तो मैं उस तरह की डायरी को उस समय ना कोई, मैं टेप रिकॉर्डर था, उन्होंने मुझे कहा कि हमारी वेबसाइट अमेरिका से चलती है। वो डिनाई करें, तारीख को निकाल लेंगे, उनके पास तो डायरी रिकॉर्ड है, वो तो इनकम टैक्स के हैं। अब वो ठीक है कि रखते नहीं होंगे, बाद में हिसाब किताब नहीं रखते पैसे का, लेकिन ये तो रखते होंगे कि अमेरिका से क्या, किस तरह की सूचनाओं की। और दूसरा, वो खुद स्वीकार करते थे कि अमेरिका से, यूरोप से, दुनिया भर से लोग उनके समर्थन में आए। मैं खुद जिस इलाके में रहता हूँ, पूर्वी दिल्ली में, वहाँ विदेशी जो पढ़े लिखे हैं, वो एक उत्साह में भारत के भ्रष्टाचार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के झांसे में, उनके प्रलोभन में, या
अमेरिका में कोई जो डीप स्टेट जिसको कहते हैं, या वहाँ चाइना के इन्फ्लुएंस हो, या वहाँ पाकिस्तान का भी इन्फ्लुएंस राज्यों में, कितनी मेरी पुस्तकों में आपको मिलेगा, मेरे लेखों में मिलेगा। हमारी सबसे मित्रता रही है और मैं उन सब देशों में जाता भी रहा हूँ। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सब दुश्मन हैं, लेकिन वहाँ ताकतें हैं जो नहीं चाहती है कि आप स्थिर हो, और उस दृष्टि से कोई उस समय उनकी चली। और इस बार भी कांकरोच जनता पार्टी, आप बताइए। और अब तो साबित हो गया कि जिस अभिजीत दिपके पुणे में पढ़ाई करने के बाद वो बोस्टन में पढ़ाई किया उसने, और वो पहले आम आदमी पार्टी का ही सक्रिय था, ये उसके खुद के रिकॉर्ड में है, हमारा मेरा बताया हुआ नहीं है। केजरीवाल मनीष सिसोदिया ओन करे ना करे हमें नहीं मालूम उनकी पार्टी का कैसा है, उनका हिसाब किताब है, चूंकि आधा तो गायब कर देते हैं। सारे टेलीफोन उन्होंने कितने नष्ट कर दिए, तो ईडी और सीबीआई और सब कह के परेशान है, अदालत परेशान घूम रही है। अब ऐसी स्थिति में मैं ये नहीं कह रहा हूँ अकेले उनका हाथ होगा। मेरा कहना है कि हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को कौन उपयोग कर रहा था विदेशी, या इस अभिजीत को कौन वहां से कर रहा। कांकरोच पार्टी बनी, उससे 1.5 करोड़ लोग, 1.5 करोड़ अचानक उसके लिए फॉलोअर आ गए, उसके इंस्टाग्राम में, उसके ट्विटर में, सोशल मीडिया में। इतना महान है भाई, वो तो गांधी से आगे है। प्राइम मिनिस्टर के भी एक दिन में 1.5 करोड़ एक दिन में आ जाएगा नहीं, उनकी धीरे धीरे बढ़े। सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, या और नेता भी भारत में बहुत हैं। राहुल गांधी का एक दिन में क्या 1.5 करोड़ फॉलोअर बन जाते हैं क्या 2 दिन में? तो इसलिए सवाल संदिग्ध होता है। और अब मैं इसलिए इस विषय को आज उठाया, मैं पहले कुछ और बातें कहना चाहता था, लेकिन आज मैंने इसलिए मुझे गंभीर लगा कि भारत सरकार ने इसके इस अकाउंट्स को बंद कर दिया, और जो सोशल मीडिया की जो कंपनियां हैं उनसे कहा कि भाई देखिए इसमें बू आ रही है, ये भारत के में अराजकता पैदा करना है, जो गड़बड़ पैदा करने की कोई इसमें हमें आशंका दिखती है। हमारी जांच एजेंसियों को, बड़े गुप्त एजेंसियों की जो इसका रिकॉर्ड दिखाता है, इससे लगता है, इसलिए इस पर रोक लगा दीजिए। उन्होंने उस पर रोक लगा दिया है। लेकिन क्या है उनके पास, सोशल मीडिया में आप कितने नामों से क्या अकाउंट बना लेंगे। लेकिन हाँ, एक चर्चा का विषय हो गया, और इसीलिए हमारे कुछ पत्रकार मीडिया के सुनता के हमसे, मतलब मैं कहूँगा चाहे वो आए तो हमारे बाद में है पत्रकारिता में, वर्षों बाद आए, या हमसे पहले कितने बड़े बड़े संपादक हुए हैं, लेकिन वो अपने आप को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा झंडेदार, वो तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी के हिसाब से अपने आप को पत्रकार, गणेश शंकर विद्यार्थी, पराड़कर, आप किसका नाम लें भाई, वो तो सबके वो अपने आप को मानते हैं कि वही सबसे अधिक योग्य हैं। तो उनको सबको लगा कि ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरा है भाई, पढ़ाई बढ़ाए तो क्या है, आप क्यों रोक लगाते हैं, आप सोशल मीडिया में जो चाहे गाली दीजिए, जो चाहे भड़काइए। बांग्लादेश में भड़काया था तो हो गया सत्ता पर, भाई ठीक है। नेपाल में भड़काया गया तो उसके जो परिणाम हुए हो, यहाँ भी युवा ला जाए, ये ठीक है। वो टीवी डिबेट्स में भी चर्चा हुई कि हाँ भारत में समस्या बेरोजगारी की है, युवा परेशान है, या आर्थिक समस्याओं से पहले से भी परेशान थे, और अभी जो खाड़ी का है, पश्चिम एशिया का, ईरान, अमेरिका, इजराइल, यूक्रेन, रूस, इन सब युद्ध की जो समस्याएं हैं और पूरा तेल का जो संकट है, उससे भी लोगों में बेचैनी है, परेशानी है। लेकिन कौन उसको प्रायोजित करके इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा है? क्या वो असंतोष ऐसा है कि सब एकदम अमेरिका से कांकरोच पार्टी बनी, उसके समर्थन में लोग लिखने लगे हैं? एक बात सबसे पहले मैं कह दूं, मैं वर्षों से, जब से सोशल मीडिया या कुछ और मीडिया जिस तरह आया है, मुझे कितनी ही बार हमारे परिचित लोगों ने भी कहा, या चैनल्स के और हमारे साथियों ने भी बताया, आप कुछ भी सोशल मीडिया में करने के लिए, आप, मैं खुद आपके साथ यूट्यूब पर बोल रहा हूँ, मेरे कोई इतनी ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कहते हैं आप यदि इतना पैसा खर्च करिए, पर मंथ आप 5 लाख दीजिए, 10 लाख दीजिए, तो आप चाहें उतने आपके ज़्यादा सब्सक्राइबर बना दिए जाएंगे। कैसे बनाएंगे भाई? उसके लिए पूरा एक दफ्तर चलता है, 100 200 कंप्यूटर लगे होते हैं, यहाँ हो, अमेरिका में हो, यूरोप में हो, खाड़ी में हो, ईरान में हो, तुरान में हो, चीन में हो, वहाँ से बैठ करके वो ऑपरेट कर देगा, वो कहेगा ये देखिए है, नाम भी वो बना देगा। बाद में कोई जांच होगी तब पता चलता है कि कहाँ से आ रहा है। भारत में ही, दक्षिण भारत में भी ऐसी कंपनियां हैं, या इवन मैंने यदि कोई किसी ऐसा, मान लीजिए मेरा एक प्लेटफॉर्म है, या मेरा एक टीवी चैनल है, यूट्यूब चैनल है, या मैं किसी अखबार में निकालता हूँ, और मैं यदि कहूँ कि साहब देखिए मैं 25-20 लाख रुपए महीना मुझे कोई
पार्टी, कोई कारपोरेट, कोई फलाना, कोई दूसरा, या कहीं साधन हो, या मेरे बच्चे यदि बहुत सक्षम हो तो कहे नहीं हम तो 2 लाख तो हम दे देंगे, 2 लाख कोई दे देगा, तो हो गया। आपको बढ़ा लीजिए सब्सक्राइबर, वो 2 महीने आपको उतने समय दिखाएगा कितने हो गया, जैसे ये दिखा रहे 1.5 करोड़ हो गया, हो सकता है कल वो 20 लाख हो जाए। तो ये खेल है जो हमारे दर्शकों को, जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि आप भी यदि चाहें, मैं नाम तो नहीं लूँगा, मैं जानता हूँ कि ऐसे ऐसे न्यूज़ चैनल भारत में हैं जो 50 लाख रुपया देके कि सबसे पहले उनकी खबर, जैसे ही आप मोबाइल में खबरों को देखने के लिए न्यूज़ उसमें जाएंगे तो उनका ही यूट्यूब का जो भी हैक है वो पहले खबर दिखाई देगा कि ईरान में ऐसा हो रहा है, भारत में ऐसा हो रहा है, मंत्रिमंडल की बैठक हो गई, मोदी आ गए, मोदी चले गए। वो खबर सबसे पहले किसकी दिखाई जाए, इसी पर टीआरपी पे कल आपने देखा होगा, भारत सरकार की जो कुछ नियामक एजेंसियां हैं, संस्थान हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो पहली जंप होती है उसके आधार पर विज्ञापन मिले न मिले, उस पर फिर कोर्ट में कोई चला गया है। तो मैं अभी उस टेक्निकल विवाद में जो बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर्स हैं, भारत सरकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग न हो, इसके समर्थन में मेरे जितने संपादक रहे हैं जब से मैंने होश संभाला है, और पत्रकारिता में एडिटर्स गिल्ड के महासचिव के नाते 6 वर्ष, उसके बाद खुद 2 वर्ष जो है अध्यक्ष रहने के नाते, और बल्कि 2 या 3 टर्म में रहा होगा, तो हो सकता है 9 वर्ष रहा जनरल सेक्रेटरी, भट्टाचार्य जी के समय में रहा, मोहम्मद मैथ्यू जी के साथ रहा, हरिजय सिंह के साथ रहा, मैं अध्यक्ष रहा। तो मेरे साथ सच्चिदानंद मूर्ति आज नहीं है, वो एडिटर्स गिल्ड में थे, हम लोगों ने कोड ऑफ एथिक्स बनाए। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर कोई जाति हो, उसके लिए मैंने प्यार में राजीव गांधी के समय प्रेस बिल आया, तब भी मैं सड़कों पर, मेरे आपको दृश्य मिल जाएंगे जब मैं सड़क पर खड़े होकर के प्रदर्शन वहाँ भी मैंने किया। दिल्ली में भी ऐसा कुछ प्रेस स्वतंत्रता का मौका आया। हाँ, एक्टिविस्ट की तरह से मैं कभी नहीं रहा हूँ, ये मैं अपना स्पष्ट कर दूँ। जिम्मेदार पत्रकारिता पर मैंने इतनी पुस्तकें जो भी लिखी कि कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए, मेरे कार्यकाल में ही कोड ऑफ एथिक्स बना एडिटर्स गिल्ड का, मैंने ही मतलब प्रेस काउंसिल का भी मेंबर रहा। तो हम अपनी सीमाएं, लक्ष्मण रेखा, पत्रकारिता की लक्ष्मण रेखा पहली पुस्तक थी, उसके बाद तो और भी पुस्तकें मेरी आई। आप मेरी वेबसाइट alokmehta.in में देख सकते हैं कि कितनी पुस्तकें मेरी हैं। उस दृष्टि से जो पत्रकारिता से संबंधित मुद्दे हैं, अभिव्यक्ति की मैंने सब, इंदिरा गांधी से लेके मोदी के कार्यकाल तक की कोई जो अच्छाई, जो बुराई, जो ठीक लगा, जो उचित लगा, खुद लिखा, दूसरों से लिखवाया, छापा, पत्रिका, अखबार, सबका संपादन किया और खतरे मोल लिए। आज भी जो कि एकदम भाई अभिव्यक्ति भी उसको खतरा है, वो बोस्टन अमेरिका में बैठे हुए कौन उसको पैसा फंडिंग कर रहा है, जो उसके साथ वो बैठा बैठा काम कर रहा है। वहाँ तो जो अच्छे अच्छे टेक्नीशियन हैं, जो पढ़े हुए हैं, जिनको 2-2 करोड़ तनख्वाह मिल रही थी, उनको देश से बाहर जाने को कहा जा रहा है, वो वहाँ है। और मैं इसलिए कह सकता हूँ कि वही अमेरिका में आज से 26 साल पहले 2001 में ऐसे ऐसे लोगों को प्रोत्साहित वहाँ की डीप स्टेट करती थी। तब तो कांग्रेस, तब हाँ बीजेपी की सरकार भी तब थी, लेकिन कांग्रेस उसके पहले रह चुकी थी, बाद में भी कांग्रेस थी, कि भारत का परमाणु बम हिंदू न्यूक्लियर बम है और ये अफ्रीका पर ऐसे कर देगा, वो एशिया में ऐसे कर देगा। भारत के खिलाफ वो वहाँ रहने वाला व्यक्ति कर रहा था, इंडियन कर रहा था, उसका नाम था काल्की गौर। मेरे पास आज भी उसके कुछ जो उसने पैम्पलेट बांटा था, कुछ 250 पेज बनाया था, वो है। आप इससे न गए, ओसामा बिन लादेन अमेरिका में मैंने जिस ढंग से उसने किया 9/11, वो आपको याद है, जो कहाँ कहाँ से तार जुड़े होते हैं। हेडली जो है बम्बई कांड में, पाकिस्तान तो है ही, लेकिन हेडली क्यों आता था बार बार करने के लिए? कई चीन के जासूस क्यों पकड़े जाते हैं, पाकिस्तानी जासूस क्यों पकड़े जाते हैं, कोई यूरोप के नाम पर घुस कर कहा जाता है, उसमें से भी क्यों पकड़े जाते हैं। भारत के संपादक, पत्रकार, प्रोफेसर, अर्बन नक्सल आज कहे जाते हैं तो सीआईए के आरोप में पकड़े गए, इस्तीफे हुए। मैंने कल पिछले हफ्ते भी लेख लिखा था। तो हम ये कहते हैं कि हम अपनी अनुशासन में रहें। कांकरोच चीफ जस्टिस की वजह से नाम मिल गया और उसकी वजह से आप भारत को अराजकता पैदा करने के लिए मैंने ये कहा कि हाँ ठीक है, हो सकता है कि 1.5 करोड़ में 25 लाख 10 लाख लोगों ने खुद भी सच में अपनी गुस्सा जाहिर करने के लिए कर दिया हो कि हम बेरोजगार हैं, हमको कांग्रेस कह रहे हो, आप गलत है, और हम सच में दुखी हैं, हम परेशान हैं, असंतोष है, हमें रोजगार नहीं है, हमारे एग्जाम ठीक नहीं हो रहे हैं, सीबीएसई खराब हो रहा है, कभी कोई नीट खराब हो रहा है, कभी मेडिकल एजुकेशन में गड़बड़ है, कभी किसी परीक्षा में। हर राज्य में नहीं, केंद्र सरकार की बड़े संस्थानों के पेपर आउट हो रहे हैं,
और मैं उसकी आलोचना में बराबर, आप सोशल मीडिया में छोटी चाहे टिप्पणियाँ हों, लेकिन ट्विटर में है, उसमें है, या मेरे लेखों में है कि भाई शिक्षा में यदि जो गड़बड़ियाँ हैं उसके खिलाफ असंतोष है, उस पर बोला जाना चाहिए। मंत्री जो निकम्मे हैं उनको हटाया जाना चाहिए, वो मंत्री वो, लेकिन हमारा काम नहीं है, वो काम प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री मुझे नहीं कहते कि मेरे साथ का वीडियो एडिटर कौन होगा या मेरा सब एडिटर कौन होगा, मेरे संस्थान में कौन एडिटर काम करेगा। कोई प्रधानमंत्री, किसी मुख्यमंत्री मुझे दबाव आज तक नहीं डाल सका, नहीं डाल सका। क्या मैंने को उनको डराया नहीं, मैं उनसे सबसे मिलता रहा। उनको मालूम है कि भाई ये अपनी मर्जी से करेंगे, जो करेंगे ठीक करेंगे, आलोचना भी करेंगे तो मुझे चाहे जो प्राइम मिनिस्टर रहे उन्होंने कहा भाई क्या बात है, आप कुछ ज़्यादा खपा है, आपको लगा है तो, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा कोई से दुश्मनी तो नहीं थी। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है, मैंने इस मुद्दे को उठाया कि खाली आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल तो अपने केस के लिए तो एक नया अराजकता पैदा कर दो। और अरविंद केजरीवाल अकेले क्यों है, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? वो भी तो नॉर्वे वाली जो पत्रकार है, कोई ऐसी इमेचर, वो भी इसी कोई जैसे ये तो पढ़ा वो अमेरिका में है, वो भी पहले अमेरिका के किसी संस्थान में पहले काम करती थी। भारत उसके लिए उसके लाखों एक साथ घंटों में राहुल गांधी जैसे ट्वीट किया उसके बाद तो बाढ़ आ गई। मैं नहीं कह रहा कांग्रेस पार्टी ने उसको प्रायोजित किया, उनको एक मौका मिला कि भारत का बदनाम हो सकता है, भारत का प्रधानमंत्री नॉर्वे में बैठा है, उसके बाद इटली जा रहा है, तो कैसे उसमें आप कहते हैं पहले यज्ञ होता था तो एक राक्षस या राक्षस जो दूसरे ऐसे तत्व आ जाते थे ऊपर से हमला करने के लिए, कोई बाज बन के आता था, कोई गिद्ध बन के आता था, कोई किसी रूप धर के आता था, रूप धर के ना आता, वो तो कहानियाँ हैं पुराण में, उस पर नहीं जाता। लेकिन हाँ, ये तो माना ही जाता था कोई आके यज्ञ को रोकते थे, कोई पवित्र काम है उसमें कैसे रोका जाए, कैसे जिसको कह सकते हैं, यूँ हमारे यहाँ जैसे घर घर में नहीं कहते नज़र लगा दी उसने जा रहा था, अच्छा, तो वो मैं उसको नहीं मानता अंधविश्वास को। लेकिन ये तो मानता हूँ कि भारत की प्रगति, भारत के विकसित भारत, सारी स्थितियों के बाद भी तेल और गैस का ऐसा संकट नहीं हुआ जिससे कि सड़कों पर उतर करके लोग वैसे ही घमासान हो जो कई देशों में हुई। यहाँ तक कि यूरोप, अमेरिका जैसे देशों में भी लाइनें लगी हुई, वहाँ पर कितनी दिक्कत आ रही, वहाँ के जो डेट बढ़ने लगे। दूसरे और देशों में तो और भी, पाकिस्तान में तो बुरा हाल है, बांग्लादेश में वैसी स्थिति नहीं है, नेपाल में क्या स्थिति है, पड़ोसी देशों में। इसलिए ये माना जाना चाहिए कि भारत विरोधी ताकतें लगी हैं, उसमें कांकरोच ही नहीं, इसके पीछे बहुत गहरे षड्यंत्र हैं। आने वाली तो इलेक्शन में 2 साल हैं, उसके बाद 29 में चुनाव है, उसके पहले और चुनाव है। इस चुनावी चक्र में ये जो इस तरह के तत्व हैं जो भारत के लोकतंत्र को में जहर घोलते हैं, जिसके दूरगामी असर हो, उससे सरकार नहीं समाज को अधिक सतर्क रहना होगा। एडिटर साइड में हम विराम देते हैं। आप एडिटर साइड देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।